मैं यशपाल भट्टी को साथ लिए ध्यान सिंह के पास पहुंचा। तभी ध्यान सिंह ने यशपाल को मुखातिब किया। बोला, वीर जी, ये अपना इंजीनियर बाबू रवि भागवत आज नहीं पहुंचा, कहीं और का दौरा करने निकला हुआ है क्या? यशपाल भट्टी ने शाने उचकाकर कहा, वाहे गुरुजी जाने क्या चक्कर है पाजी। मगर नरेंद्र सिंह बता रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज छुट्टी करेगा। उसकी बात सुनकर ध्यान सिंह ने कैका लगाया, फिर मुझे आंख मारकर बोला, नरेंद्र सिंह अपने बॉस की पोल थोड़ी खोलेगा। मुझे पता है कल रात उसने फिर ऑफिसर्स मेस में एयर कमोडोर नीरज सिन्हा और ग्रुप कैप्टन अकलील यादव की चमचागिरी करते हुए उन्हें मुफ्त की स्कॉच पिलाते हुए खुद भी ज्यादा ही चढ़ा ली होगी। अपने बिल क्लियर करवाने के लिए वो उनकी मस्का पॉलिश का कोई मौका जाया नहीं करता। ध्यान सिंह की बात सुनकर यशपाल भट्टी ने भी कैका लगाया। मैंने भी बज़ाहिर खुशगवार लहजे में पूछा, इंजीनियर तो काफी खुश्क दिमाग मशहूर है, मगर ये रवि भागवत मुझे काफी रंगीन मिजाज लगता है, उसके साथ काम करके मजा आएगा। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह ने हैरत से मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में शरारत उतर आई। बोला, उसकी रंगीन मिजाजी में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह पूछ सकता हूँ मामा जी? क्या तुम भी पीने का शौक रखते हो? मैंने तेजी से दिमाग लड़ाया। ध्यान सिंह मुझे नासिर और यासिर के करीबी अजीज की हैसियत से जानता था और वो उसके नजदीक सीधे साधे शरीफ मुसलमान नौजवान हैं। अब तक मैंने खुद को इसी तरह का इंसान जाहिर किया था। मुझे अपना शरीफाना बहरूप बरकरार रखना चाहिए या मुझे ज्यादा तजब्जुब में मुब्तला नहीं रहना पड़ा। रवि भागवत की इंडियन एयरफोर्स से अफसरों की गर्मजोश दोस्ती का इल्म मेरे लिए बेहद पुरकशिश था। वो मेरे लिए भी एयर कमोडोर और ग्रुप कैप्टन जैसे आला ओहदेदारों से मेल जोल का जरिया बन सकता है। मेरे साबिका तजुर्बे के मुताबिक एक शराबी के लिए दूसरे शराबी को बेतकल्लुफ दोस्त बनाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। मैं रवि भागवत पर यह दाव आजमाने की कोशिश कर सकता हूँ। रही मेरे नासिर और यासिर से रिश्तेदारी की बात, तो ये कहीं लिखा है कि सब रिश्तेदार खा उनका दीन धर्म भी एक हो, एक जैसे स्वभाव और आदतों के मालिक हों, खुसूसन जब उन्होंने अलग अलग हालात में अलग अलग मकामात पर जिंदगी गुजारी हो। इस असना में ध्यान सिंह यशपाल भट्टी को काम पर वापस भेज चुका था। बिलाखिर एक फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया भांजे, मैं कोई आदी शराबी तो नहीं हूं, मगर अच्छे साथियों के साथ अच्छी शराब पीना मुझे पसंद है। दरअसल दिल्ली में हम चंद खुश ज़ौक़ दोस्तों की एक मंडली बन गई थी और हम वक्फे से खुसूसन त्योहारों के मौके पर किसी अच्छे क्लब या बार में पीने पिलाने की महफिल सजाते रहते थे। दिल्ली छोड़ने के बाद से मुझे सबसे ज्यादा इन्हीं महफिलों की कमी महसूस होती है। मैंने बात पूरी करते हुए कोशिश की कि मेरे लहजे से उदासी और महरूमी झलक रही हो। फिर मैंने ध्यान सिंह को मुखातिब करके पूछा, मैंने तो सच बोल दिया भांजे, अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी बोतल को हाथ नहीं लगाया? ये कहते हुए मैंने उसके चेहरे के तासुरात भांपने की कोशिश की। अब ढिठाई से मुस्कुराने की बारी उसकी थी। फिर वो बेतकल्लुफी से बोला, अब तुमसे क्या छुपाना मामा जी, मैंने भी बहुत कम उम्र से पीना शुरू कर दी थी, मगर बापूजी की जिंदगी में उनके सामने कभी नशे में घर आने की हिम्मत नहीं की। उनके बाद जरा खुलकर पीने लगा। ज्ञान पाजी भी पीते हैं, मगर हम एक दूसरे की नजरों के सामने अब भी नहीं पीते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई भांजे, वैसे तुम्हें किस ब्रांड की पीना पसंद है? मेरी बात सुनकर उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। बोला, मैं इन नखरों और नजाकतों में नहीं पड़ता मामा जी, बस जो भी वक्त पर मिल जाए मस्त कर दे। हमारे गांव में कहाँ से विलायती ब्रांड की दारू मिलती, ज्यादातर मिठा माल्टा ही चलती थी। हाँ, जालंधर आने के बाद खुला माल हाथ आया तो यार दोस्तों के साथ विलायती भी बहुत पी। मैंने कहा, मगर तुम्हारी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि तुमने इंजीनियर रवि भागवत के साथ कभी नहीं पी। ध्यान सिंह ने नफी में सर हिलाया। बोला, रवि जी के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, वो मेरे काम से खुश हैं और मैं उनके लेन देन में खड़े होने की वजह से उनका एहतराम करता हूँ। हम दोनों अक्सर दोपहर का खाना भी साथ ही खाते हैं, मगर हमारी ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भांजे गलती तुम्हारी है। उसके साथ एक दो बार पीने पिलाने की महफिल जमा लेते तो खुद ब खुद बेतकल्लुफी हो जाती, क्योंकि एक साथ पीने वालों के दरमियान अक्सर कोई पर्दा नहीं रहता। क्योंकि नशा सर पर चढ़ता है तो दोनों की जबान खुद ब खुद सच उगलने लगती है। तुम रवि भागवत के साथ बेतकल्लुफी बढ़ा लो तो तुम्हारे कारोबार के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ध्यान सिंह ने संजीदा होते हुए कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो मामा जी, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब भी मौका हाथ से नहीं निकला, हम आज ही से उसे घेरने की कोशिश शुरू करते हैं। उसने चौंक कर पूछा, वो कैसे मामा जी? मैंने कहा, आसान तरकीब है भांजे, आज वो तबीयत खराब होने की वजह से काम पर नहीं आया तो हम शाम को उसकी खैर खैरियत हाल चाल पूछने के लिए उसके घर पर चलते हैं, साथ ही अपने प्यार भरे जज्बात का इजहार करने के लिए फूल और उसकी पसंद का कोई तोहफा भी साथ ले चलते हैं। वो खुश हो जाएगा।
गपशप होगी तो मामलात खुद ब खुद बेतकल्लुफी की तरफ बढ़ जाएंगे। ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, ये तो तुमने बहुत काम की बात सोची है मामा जी, वाकई मैंने ही कभी इस तरह नहीं सोचा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने ठीक रास्ता तो अपनाने का सोचा। अब ये बताओ कि इस इलाके में ऐसा कौन सा तोहफा मिल सकता है जिसे पेश करते ही वो खुशी से बाग बाग हो जाए। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह सोच में डूब गया, फिर फिक्रमंद लहजे में बोला, पठानकोट में तो रवि बाबू के लायक कोई तोहफा मिलना बहुत मुश्किल है मामा जी। उसकी आधी जिंदगी दिल्ली और कलकत्ते में गुजरी है और वो लंदन पेरिस के चक्कर भी लगाता रहता है। मैंने कहा, तुम दरअसल मेरा मतलब नहीं समझे भांजे, हमें कोई महंगा या नायाब तोहफा नहीं चाहिए, बस ऐसा तोहफा हो जो उसके ज़ौक के मुताबिक हो, जिसे पाकर वो खुश हो जाए। ध्यान सिंह एक बार फिर सोच में पड़ गया। मैंने उसकी मुश्किल दूर करने के लिए कहा, अच्छा ये बताओ, पठानकोट में बेहतरीन किस्म की महंगी विलायती शराबों की कोई दुकान है? मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह पहले चौंका, फिर जोशीले लहजे में बोला, वाह मामा, क्या सोचा है, वाकई बढ़िया विदेशी दारू से अच्छा तोहफा तो रवि भागवत के लिए कोई हो ही नहीं सकता, वो तो खुशी से बाग बाग हो जाएगा। मगर फिर संजीदा होते हुए बोला, मगर मामा जी, पठानकोट में तो शराब की 2 ही बड़ी दुकानें हैं और वहाँ जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की ही सबसे अच्छी है, जो रवि भागवत ऑफिसर्स क्लब में हर दूसरे तीसरे रोज पीता है। मैंने उसकी बात तवज्जो से सुनी और फिर कहा, यहाँ से करीब तरीन ऐसा बड़ा कौन सा शहर है जहाँ से हमारे मतलब की शराब मिल सकती है? ध्यान सिंह गोया बेसब्री से मेरी बात सुन रहा था। मेरे खामोश होते ही उसने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे याद आ गया मामा जी, गुरदासपुर में दारू का एक बहुत बड़ा व्यापारी न सिर्फ अपनी दुकान से बढ़िया और महंगी शराब बेचता है, बल्कि पूरे पंजाब हरियाणा बल्कि दिल्ली के दुकानदारों को भी उनके ऑर्डर के मुताबिक विलायत से मंगवाई हुई दारू सप्लाई करता है। मैंने ये सुनकर पुरजोश लहजे में कहा, हमें बिल्कुल ऐसा ही बंदा चाहिए ध्यान सिंह। ये बताओ, हम शाम 6 बजे निकलें तो कितनी देर में गुरदासपुर से शराब खरीद कर वापस पठानकोट आ सकते हैं? ध्यान सिंह ने बिला तवक्कुफ कहा, गुरदासपुर कौन सा दूर है मामा जी, मेरा ख्याल है बमुश्किल 25 मील फासला होगा यहाँ से। सड़क भी ठीक है, मेरी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा आध पौन घंटे के अंदर पहुंचा देगी। आने जाने और दारू की खरीदारी के 2 घंटे लगा लें। मैंने कहा, यानी हम रात 8 बजे तक आसानी वापस आ सकते हैं। ये तो बहुत मुनासिब रहेगा। फिर हम रवि भागवत की तरफ चलेंगे। तुम्हें उसके घर का पता मालूम है? ध्यान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, उसकी खानदानी हवेली तो दिल्ली में है, मगर उसने यहाँ शाहपुर रोड पर शिमला पहाड़ी के करीब एक शानदार कोठी किराए पर ले रखी है, जहाँ वो अकेला रहता है। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब मैं अपने साथियों की तरफ जाता हूँ, 1 घंटे के बाद दूसरे शेड की तरफ जाऊंगा। ध्यान सिंह ने कहा, तुम चक्कर लगा कर आओ, फिर अगले शेड की तरफ भी इकट्ठे चलेंगे। वहाँ रवि भागवत के मैनेजर मनसुख साहनी से तुम्हारा तारुफ करवाना है। अगर जंगल की सीधे हाथ वाली सड़क की तरफ से आते तो हमारा पहला पड़ाव वहीं होता। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और जेर तामीर शेड की तरफ चल पड़ा। यशपाल भट्टी और दीगर साथियों ने गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। वहीं मुझे रवि भागवत के साथ रुकनी तामीराती अमले से भी मुतारिफ होने का मौका मिला। शुरू में वो खासे मोहतात थे, मगर मैंने कोशिश करके उनसे भी बेतकल्लुफी पैदा कर ली और उनसे दरखास्त की कि मेरे साथियों से किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में मनसुख साहनी या रवि भागवत तक बात ले जाने से पहले मुझे जरूर एतमाद में लिया जाए। ये सुनकर वो काफी मुतमईन हुए और बातों बातों में अपनी कुछ शिकायत मेरे गोशगुजार भी कर दी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मामलात जल्द ठीक हो जाएंगे। ध्यान सिंह के साथ मनसुख साहनी के साथ पहली मुलाकात भी बहुत मुफीद रही। वो बज़ाहिर खासा खुशमिजाज, समझदार और अपने काम से सच्ची लगन रखने वाला लगा। उसने खुशी का इजहार किया कि उस पर से काम का बोझ अब कम हो जाएगा। ध्यान सिंह मुझे वहां छोड़कर वापस चला गया। वहां 1.5-2 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं वापस ध्यान सिंह के पास पहुंचा तो उसने कहा, मामा जी, मैं सोच रहा था कि शाम को गुरदासपुर की तरफ निकलने की बजाय हम 4 बजे के करीब रवाना हो जाते हैं, ताकि दिन की रोशनी में वहां पहुंच जाएं। अपने स्टाफ की वापसी की फिक्र न करो। मैं फाटक पर लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह और बैरियर पर हवालदार लखमीर से बात करके जाऊंगा। वैसे भी इन दोनों जगहों पर बस लिस्ट के मुताबिक गिनती होती है। सब मामलात सेट हैं। यशपाल भट्टी और इसके साथी सब संभाल लेंगे। मैंने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। अच्छा है, हमें इंजीनियर रवि भागवत के साथ ज्यादा देर तक वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम पर मुत्तफिक होकर मैं एक बार फिर अपने साथी मजदूरों के पास पहुंच गया। हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया और 3 बजे के करीब हम दोनों यशपाल भट्टी को सब कुछ समझाकर दूसरे शेड पर पहुंच गए। वहां ध्यान सिंह और मनसुख साहनी को गपशप में लगा छोड़कर मैं अपने साथियों के पास पहुंच गया। 3:45 बजे के करीब हम दोनों अहाते के फाटक पर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह ने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। मुझे सुबह दाखिले के वक्त ध्यान सिंह से उसकी मानी खेज गुफ्तगू याद थी। ध्यान सिंह उसके साथ बातें करते हुए अपनी गाड़ी की डिग्गी की तरफ गया।
और बियर की बोतलों का क्रेट राजदारी से उसके हवाले किया तो सुबह वाली मानी खेज बातों का राज भी खुल गया। बियर की बोतलों का क्रेट छोलदारी के अकब में भिजवाने के बाद लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह ने ध्यान सिंह को इत्मीनान दिलाया कि उसके अमले की रुखसती में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ध्यान सिंह बैरियर पर भी यही यकीन दहानी हासिल करने में बआसानी कामयाब रहा। बड़ी सड़क पर पहुंचने के बाद ध्यान सिंह ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ ली। उसी सड़क पर कोई 2 मील आगे बढ़ने के बाद हमने एक और नहर का पुल पार किया तो एक और दोराहा हमारे सामने था। इस बार भी हमने बाईं तरफ जाने वाली सड़क का इंतखाब किया। मुझे लगा कि अब सड़क मजीद कुशादा हो गई है और उसकी हालत भी बेहतर हो गई है। हमारे दोनों तरफ सरसब्ज खेतों का न खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा था। सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक होने के बावजूद ध्यान सिंह मुनासिब रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा। मजीद कई नहरें, इक्का दुक्का रेलवे लाइनें उबूर करके छोटी बड़ी बस्तियों से गुजरते हम दीनानगर नामी कस्बे में दाखिल हो गए। वहां से निकलकर कोई 3-4 मील आगे बढ़े तो किसी बड़े शहर के मजाफाती इलाके शुरू हो गए और बिलाखिर हम गुरदासपुर में पहुंच गए। हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब भी नहीं हुआ था कि हम सरदार हरि सिंह की हवेली के फाटक के सामने पहुंचकर रुक गए। मैंने देखा कि 2 नाली बंदूक से लैस एक भारी भरकम लंबा चौड़ा सरदार हमें गौर से देखते हुए हवेली के सामने चबूतरे पर संभल कर बैठ गया। ध्यान सिंह भी उसे देख चुका था, लिहाजा उसने बराह रास्त दरबान को मुखातिब करके ठेठ सरदारों वाले पंजाबी लहजे में कहा, सत श्री अकाल सरदार जी, अपना सरकार हरि सिंह इस वक्त अपने तख्त पर मौजूद हैं। हम पठानकोट से उनसे मिलने आए हैं। ध्यान सिंह की बात सुनकर दरबान ने जोर जोर से गर्दन हिलाई और हवेली की दूसरी मंजिल पर हरि सिंह के ठिकाने पर पहुंचने के लिए रहनुमाई की। कुछ ही देर में हम दूसरी मंजिल पर आलीशान आराइश व ज़ेबाइश वाले हॉल नुमा कमरे के बड़े से दरवाजे पर मौजूद थे। मैंने देखा सामने एक तरफ निस्फ दर्जन आरामदेह सोफे और उनके सामने शीशे की सतह वाली 2 मेजें रखी हैं। ताहम वो सोफे उस वक्त खाली थे और सामने वाली दीवार के साथ सजाई फर्शी नशिस्त पर 2 अफराद गाव तकियों से टेक लगाए खुशगवार माहौल में बेतकल्लुफाना गुफ्तगू कर रहे थे। इन दोनों की उम्र 40 से 50 साल के दरमियान रही होगी। वो सिखों वाली माझे की ठेठ पंजाबी बोल रहे थे। ताहम उन दोनों की शख्सियत सिखों की कम से कम 2 मखसूस शनाख्तों, केस और कटार यानी दाढ़ी मूछ और सर वगैरह के बालों और तलवार से आ रही थी। वो दोनों बाहम गुफ्तगू में इतने मगन थे कि हमारे कमरे में दाखिल होने का एहसास ही न हुआ। बिलाखिर हमने उनके करीब पहुंचकर बैक वक्त सत श्री अकाल का नारा लगाया तो वो दोनों चौंके और हम दोनों का जायजा लेते हुए जवाबन सत श्री अकाल का नारा लगा दिया। मैंने कयास लगाने की कोशिश की कि इनमें से हरि सिंह सांधू कौन हो सकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सुरमई खद्दर के लिबास वाला, कदरे भारी जिस्म और सूजी आंखों वाला गोरा शख्स ही विलायती शराब का व्यापारी हरि सिंह साधु हो सकता है। मजबूत छरेरे बदन वाला, दराज कद और कदरे सांवली रंगत वाला मुझे कोई साबिक कॉलेज फुटबॉलर सरकारी अफसर लगा। इस असनामे मेजबानों ने हमें अपने पास कालीन पर बिछी चांदनी पर बैठने की दावत दी। ध्यान सिंह ने बैठते ही उन दोनों को बैक वक्त मुखातिब करके अपना तारुफ करवाया और बताया कि हम दोनों हरि सिंह सांधु से मुलाकात के लिए पठानकोट से आए हैं। हमारे मेजबानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दराज कद बोला, जी सरकार, मैं ही हरि सिंह सांधु हूँ, हुक्म करें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ध्यान सिंह ने सुनकर रस्मन खुशी का इजहार किया और फिर फौरन मतलब पर आ गया, सरदार जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। लोग कहते हैं कि आप फरमाइश पर हर ब्रांड की विलायती दारू का बंदोबस्त कर देते हैं। ये सुनकर हरि सिंह ने दाद तलब नजरों से अपने साथी की तरफ देखा और फिर पुरएतमाद लहजे में बोला, आपने ठीक सुना है ध्यान सिंह जी, मैं दुनिया के सारे ब्रांड्स का दावा तो नहीं करता, मगर मैं फरमाइश पर ज्यादातर मशहूर ब्रांड्स की शराबों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आपको कौन सा ब्रांड चाहिए? इस मौके पर मैंने गुफ्तगू में शमूलियत का फैसला किया। कहा, इस सिलसिले में हमें आपकी माहिराना सलाह चाहिए। हम अपने एक करम फरमा को बहुत ही खास शराब तोहफे में पेश करना चाहते हैं। उस शराब की कीमत कितनी भी हो, हम बस ये चाहते हैं कि शराब पर नजर पड़ते ही वो खुशी से भड़क उठे। मेरी बात सुनकर हरि सिंह ने पुरएतमाद अंदाज में गर्दन हाँ में हिलाई। मैं ध्यान सिंह की तरफ से बात आगे बढ़ाने का मुंतजिर था, मगर उसने मुझे ही मजीद बात करने का मौका दिया। मैंने कहा, दरअसल बात यह है हरि सिंह जी कि हमारे वो मेहरबान इंग्लिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, विलायत के सब बड़े मुल्कों में घूम फिर चुके हैं और जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जैसी वो पीते रहते हैं। हमें एक ऐसी शराब की तलाश है जो उसे भी हमारे चुनाव पर वाह वाह कहने पर मजबूर कर दे। मेरी बात सुनकर हरि सिंह सांधु ने हुनकारा भरा और फिर अपने साथी से मुखातिब हुआ, क्यों संपत जानी, तेरा क्या मशवरा है? उसके दोस्त ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर इनका वो मेहरबान सारा विलायत घूम चुका है तो फिर मशरकी यूरोप का कोई ब्रांड ही हो सकता है। मेरा ख्याल है पोलैंड की क्रुपनिक ठीक रहेगी।
हरि सिंह ने पहले तो तायद में सर हिलाया, बोला तुम ठीक कह रहे हो, शहद के तीखे जायके वाली क्रुपनिक जानदार भी है और मैं नहीं समझता कि वो इसे यूरोप और अमेरिका में कहीं मिली होगी। मगर फिर चौंक कर वो हम दोनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला मगर सरदार जी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको ये नायाब वाली शराब कब चाहिए। ध्यान सिंह ने बेताबी से कहा, अभी और इसी वक्त। हम यहाँ से सीधे इंजीनियर साहब की कोठी में जाएंगे। ये सुनकर हरि सिंह ने नफी में सर हिलाया और फिक्रमंद लहजे में बोला, फिर क्रुपनिक का ऑप्शन तो नहीं चलेगा, मेरे पास स्टॉक में नहीं है, लाहौर से मंगवाने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। बॉर्डर पर बहुत सख्ती चल रही है, बहुत बचपचाकर आर पार जाना पड़ता है। ये सुनकर संपत ने उसकी तायद में कहा, मैंने बताया है ना कि नया मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड JN चौधरी बड़ा कड़क आदमी है, बॉर्डर फोर्स की बागें कसती हैं उसने। धंधा तो एक तरफ, सब स्मगलर ग्रुपों को जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं उन दोनों की गुफ्तगू बज़ाहिर बेनियाजी से सुन रहा था, मगर दर हकीकत उनकी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज मैं निहायत तवज्जो से सुन रहा था। मुझे लगा कि नायाब शराब की तलाश में हरि सिंह सांधु की शक्ल में महज इत्तिफाकन एक बहुत काम का बंदा मुझे टकरा गया है। तभी मैंने ध्यान सिंह को कहते सुना, अगर पोलैंड की ये शराब अभी नहीं मिल सकती तो कोई और बढ़िया विलायती दारू दे दो हरि सिंह जी, जो इंडिया में जरा कम मिलती हो। ये सुनकर हरि सिंह ने कुछ सोचा और फिर फैसला कुन लहजे में बोला, मेरा ख्याल है आप लोग हेनेसी कॉन्यैक ले जाएं, मशहूर तरीन फ्रांसीसी शराब है, हिंदुस्तान में शायद ही किसी और व्यापारी के पास होगी। मैंने भी अपने शौक के लिए मंगवा रखी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर उस इंजीनियर ने पहले कभी पी रखी हो तो दोबारा देख कर खुशी से नाच उठेगा। ये सुनते ही ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, ठीक है सरदार जी, फिर वही हमारे हवाले कर दें और दाम भी बता दें। हरि सिंह ने कहा, उसका स्टॉक तो साथ वाले मोहल्ले में कृष्ण नगर में मेरी हवेली में है, किसी को भेज कर मंगवानी पड़ेगी। ध्यान सिंह ने बेताबी से कहा, मेरे पास गाड़ी है, अपना कोई बंदा साथ कर दें, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। यह सुनकर हरि सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और आवाज देकर अपने एक कारिंदे को तलब किया। तभी संपत ने कहा, यार हरि सिंह, अपने सरदार जी उसी तरफ जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ चलता हूँ, रास्ते में सिविल लाइंस में अपने घर के सामने उतर जाऊंगा। हरि सिंह ने तायद में सर हिलाया, फिर वो एक पर्ची पर कुछ लिखने लगा। तभी मैंने उसे मुखातिब करके कहा, ऐसा करें हरि सिंह जी, आप 2 बोतलों की पर्ची बना दें, दूसरी मैं रख लूंगा। फिर मैंने ध्यान सिंह को मुखातिब करके पूछा, क्यों, ठीक है ना भांजे? मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह लम्हा भर के लिए चौंका, फिर हाँ में गर्दन हिला दी। उसने हरि सिंह की लिखी हुई पर्ची गौर से पढ़ी और फिर कुछ कहे बगैर जेब में रख ली। उसने उठते हुए मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, यार तुम जाकर ले आओ, मैं जरा हरि सिंह से गपशप लगाता हूँ, ये मुझे बहुत जबरदस्त बंदे लगे हैं। ध्यान सिंह ने तायद में गर्दन हिलाई और फिर हरि सिंह के कारिंदे को साथ लेकर शराब लेने के लिए रवाना हो गया।